हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग संविधान का भाग 5 देखेंगे। ठीक है, भाग 4 तक आप देख चुके थे लास्ट क्लास में। भाग 5 में आपका क्या है? संघ। 5 का नाम दिया गया संघ। तो संघ से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे देख लोगे। यूनियन मतलब केंद्र पे, केंद्र सरकार के बारे में बात होगी। संघीय कार्यपालिका देखोगे। अब संघीय कार्यपालिका में क्या आता है? पूरी मंत्रिपरिषद आ जाएगी, राष्ट्रपति आ जाएगा संघ का, प्रधानमंत्री आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो 1 बाई 1 करके सारे डिटेल में देखेंगे। अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक यहाँ पे वर्णन है। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। शैल का शब्द है। शैल शब्द वहाँ पे प्रयोग होता है जहाँ पे ये परमानेंट रहे, हमेशा विद्यमान रहेगा, इसका मतलब हुआ। ठीक है, हमेशा विद्यमान रहेगा मतलब राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति उस ड्यूटी का निर्वहन करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रहेंगे। अगर ये भी नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है ये रहेंगे। तो इस प्रकार से ये पद कभी खाली नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे न्यायाधीश हैं, ये रहेंगे तो जो सबसे वरिष्ठतम होगा वो होंगे। तो इसीलिए शैल का प्रयोग किया गया अनुच्छेद 52 में। ये अनुच्छेद ध्यान रखना है, इसमें हम वही अनुच्छेदों पे बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नहीं तो ऐसे तो फिर आप 475 अनुच्छेद याद करोगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप हर टॉपिक में गिने चुने 7 8, किसी में 5 अनुच्छेद, इतने ही ज़रूरत है तो मैं बताता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब राष्ट्रपति के पद की ज़रूरत क्यों हुई? तो पहली चीज़ कि एक दलगत राजनीति से ऊपर हो। राष्ट्रपति को माना जाता है कि ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि किसी पार्टी से हों जब इनका चुनाव हुआ हो या नामांकन हुआ, लेकिन जैसे ये पद पे बैठते हैं तो इनको मान लिया जाता है कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ गए हैं, अब ये पूरे देश के। दूसरा, प्रशासन की निरंतरता। पीएम वगैरह चेंज होते रहते हैं लेकिन राष्ट्रपति पद पर बना रहता है, तो इससे क्या होगा? प्रशासन में निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम होते हैं। एक और चीज़ देखो तो राष्ट्रपति क्या है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे? राज्यसभा जो होती है वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के सांसद। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति को ये लोग भी बनाते हैं, तो राष्ट्रपति जो संघात्मक ढांचा है उसकी भी रक्षा करते हैं, इसलिए पद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका में सामान्यतः 2 प्रमुख होते हैं। ठीक है, जो मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका होती है जैसे भारत की है, ये मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका है, और जो प्रेसिडेंशियल कार्यपालिका होती है ये कहाँ पे? अमेरिका में। वहाँ एक ही प्रमुख रहेगा। मंत्रिमंडलीय में क्या होता है? एक पीएम होता है प्रमुख, जो गवर्नमेंट का प्रमुख होता है, एक होता है राष्ट्रपति। और थोड़ा डिटेल में जाओ तो पीएम क्या होता है आपका? औपचारिक नहीं, अनौपचारिक प्रमुख होता है। अनौपचारिक वो चीज जो कागजों पे ना लिखी गई हो, वास्तविकता में हो। ठीक है, और ये कौन सा होता है? औपचारिक प्रमुख, कागजों पे। तो मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका में सामान्यतः 2 प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र प्रमुख। वास्तविक प्रमुख पीएम होता है और नाम मात्र का राष्ट्रपति, क्योंकि इनके नाम से ही सारे काम होते हैं। अगर हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक में चल के देखोगे तो राष्ट्रपति के पास कोई वैसी शक्ति होती नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होगी। स्थायी तथा अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करेगा। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट, IAS, PCS। स्थायी कार्यपालिका ये हमेशा रहती है। अस्थायी कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जो चेंज होती रहती है। और राजनीतिक कार्यपालिका में भी यही मंत्री वगैरह आते हैं, विधायक। तो स्थायी या अस्थायी कार्यपालिका के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या होगी, इसके बारे में अनुच्छेद 55 में जिक्र है। और निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है। इसमें आप प्रायोरिटी तय करते हो, वोट देते हो। जैसे 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, फोर्थ क्या होती है। जिस व्यक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट सबसे कम मिले होते हैं वो बाहर हो जाता है, उसके वोट बाकी में बांट दिए जाते हैं। ऐसे करके चुनाव होता है, फाइनली एक विजयी होता है। तो ये हो गई एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो अनुच्छेद 55 में इसका जिक्र है। गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ना। ठीक है, और याद कर लेना। इतनी बार रिवीजन करो,
कुछ लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि सर थोड़ा स्पीड कराइए, देखिए अभी इतना बल्क में कंटेंट हो जाएगा कि बोझ बन जाएगा, इसलिए जो चीज़ें जितने हिसाब से होती जा रही उसको इतना बार रिवीजन करो कि वो चीज़ें याद हो जाएं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखो जो आपकी लोकसभा होती है इसमें पहले 2 सदस्य मनोनीत हो सकते थे जो आंग्ल भारतीय होते थे, इनको अभी खत्म कर दिया है, ठीक है। आर्टिकल 331 के तहत थे, इनको आगे बढ़ाने से इनकी समयावधि 10-10 साल के लिए बढ़ती थी, वो अब खत्म हो गई, तो इनका तो आरक्षण खत्म हो गया। जो आंग्ल भारतीय थे, अंग्रेज थे लेकिन भारत में कई साल से रहे, तो भारतीय नागरिकता मिल गई थी इन लोगों को। दूसरा, राज्यसभा जो होती है आपकी, यहाँ पे क्या होता है आपका, प्रेसिडेंट 12 लोगों को नाम निर्वाचित करता है जो कला, साहित्य, लोक सेवा इससे संबंधित हो, ठीक है। तो 12 लोग तो ये जो नामांकित लोग होते हैं ये भाग नहीं लेते, तो इसमें सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, बस इतना समझो। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो वोट दिया गया हो, जिनको वोट के द्वारा चुने गए हों। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी 2 ही यूटी ऐसी हैं जहां पे आपकी विधानसभा है। तो यहाँ के भी जो विधानसभा है वो निर्वाचित होके आए हैं जो सदस्य वो। तो इस प्रकार से सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी निर्वाचक मंडल होते हैं। निर्वाचक मंडल ये लोग मतदान देते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। जब इन पे महाभियोग चलाया जाता है तो थोड़ा सा वो हो जाता है। महाभियोग में केवल 2 सदनों के भाग लेते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, और यहाँ पर निर्वाचित प्लस जो मनोनीत हैं वो दोनों भाग लेते हैं। मनोनीत मतलब जिनको नामांकन किया गया, राष्ट्रपति ने डायरेक्ट चुन लिया हो, ठीक है। तो महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग भाग लेंगे, यहाँ पे विधानसभा के लोग भाग नहीं लेते। पहली चीज, महाभियोग जानते हो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद विधान परिषद तो वैसे भी यहाँ भाग नहीं लेते, वहाँ नहीं लेते, और इसमें आपके दोनों जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो प्लस जो मनोनीत होते हैं दोनों भाग लेते हैं आपके महाभियोग में। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत आगे आएगा। कौन शामिल नहीं है? लोकसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, क्योंकि राज्य विधानसभा में भी एक सदस्य जो है आपका वो आंग्ल भारतीयों के लिए रिजर्व थी, यहाँ पे भी ये अभी हटा नहीं है लेकिन वो वाला हट गया। नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। 50 प्रस्तावक ये कौन होते हैं? वही जो आपके ये मतदान कर सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, तो या तो सांसद होंगे या विधायक होंगे, यही केवल नामांकन हेतु इनके क्या है, प्रस्तावक बन सकते हैं, और 50 अनुमोदक। ये क्यों रखा गया? क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो जाता था, नाम हो जाता था एक कि इसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। फिर ये इतनी भीड़ को, ये सब अव्यवस्था को कम करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि कम से कम इतने विधायकों या सांसदों का पहले आपको सपोर्ट हो तब आपका नामांकन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब किसी विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो किसी विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं कि उस राज्य की कुल जनसंख्या अपन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, मतलब MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। राज्य की जो विधान परिषद है उसकी बात नहीं हो रही, विधानसभा के वो भी सदस्य जो निर्वाचित हो। तो विधानसभा में तो ऑलमोस्ट हम निर्वाचित ही होते हैं। अगर होगा तो एक आंग्ल भारतीय समुदाय का होता है जिसको नामांकित कर सकते हैं राज्यपाल, अगर उनकी संख्या ना हो तो, कोई प्रतिनिधित्व ना हो तो, ठीक है। तो राज्य की कुल जनसंख्या अपन वहाँ के टोटल MLA गुणे 1000, ये जब करते हो तो इनके कुल मत का, एक व्यक्ति के एक MLA के मत का मूल्य निकल आता है। इस प्रकार से आप फिर पूरे जो टोटल MLAs हैं उनके मत का मूल्य निकाल लेते हो, तो टोटल MLAs के मत का मूल्य निकल आता है, तो उस राज्य के मतों का मूल्य निकल आता है। सेम ऐसे ही करके आप हर राज्य के टोटल मत निकाल लेते हो, उनको जोड़ देते हो तो देश के टोटल मतों का मूल्य आ जाता है, और उनको डिवाइड कर देते हो आप किससे, आगे आ जाए संसद। अब संसद, किसी सांसद के मत का मूल्य निकालना हो तो देश के सभी विधायकों के मतों का मूल्य निकाल लेते हो, उनको जोड़ लेते हो, उसको डिवाइड कर देते हो जितने टोटल सांसदों की संख्या है, चाहे वो लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो एक सांसद के मतों का मूल्य निकल आता है। एक सांसद के एक मत का कितना मूल्य होगा। जैसे अभी देखो तो यूपी के सांसद के मतों का मूल्य सर्वाधिक होता है। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि तथा उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होगी। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है यहाँ पे कि कार्यकाल कितना होगा, ये 56 + 61
ये दोनों राष्ट्रपति के कार्यकाल को निर्धारण करते हैं। यहाँ पे कार्यकाल बताया गया कि 5 साल होगा, उसके पहले चुनाव हो जाना चाहिए, कोई नया व्यक्ति चुन के आ जाना चाहिए। 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। अगला, इसका पद कैसे खाली होगा। मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन तथा अन्य कारणों से अगर पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 3 वो थे जो क्या है, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने काम किया है जिस तरीके से जो मैंने बताया कि एक रहे पद पे जाकिर हुसैन थे, फिर ये नहीं रहे तो बीबी गिरी बने, फिर ये नहीं रहे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने। अब अनुच्छेद 58 की तरह देख लेते हैं। इसमें क्या अर्हताएं, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए, योग्यताएं देख लेते हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। भारत में क्या है कि वो कैसे भी नागरिक बनाओ किसी भी प्रक्रिया द्वारा, जैसे यूएसए है, यूएस में होता है कि जन्म से नागरिक हो, भारत में ऐसा नहीं है। अगर वो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भी बनाओ, पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बनाओ, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। नेचुरलाइजेशन क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ का पहले नागरिक नहीं रहा है, लेकिन उसने शर्तें पूरी की हो, 10-12 साल से रह रहा हो, तो वो नागरिकता मिल जाती है उसको। फिर अगर वो आगे चल के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने हेतु योग्य हो। राष्ट्रपति में क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने हेतु इसकी योग्यता हो। उपराष्ट्रपति में क्या है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने। अनुच्छेद 61 क्या होता है, यह है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग में संविधान का अतिक्रमण या अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया मतलब इसको कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हो। अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, केवल एक ही आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अगर वह संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो। अब महाभियोग की प्रक्रिया थोड़ी बता देता हूँ कैसे होती है। कि किसी राजनीतिक पार्टी ने या कुछ सांसदों ने अगर बोला कि महाभियोग चलाया जाना चाहिए, तो जो आपके लोकसभा है, लोकसभा के कितने सदस्य, 1/4 सदस्य, सेम राज्यसभा के 1/4 सदस्य, ये अगर लिखित में राष्ट्रपति को दें, लिखित में दे दें, किसको, राष्ट्रपति को नहीं, उस सदन को दें, सदन के स्पीकर को, कि ये संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, इन पर महाभियोग चलाया जाए, तो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो संकल्प शुरू हो जाता है। अब अगर स्पीकर ने वो चीज़ें मान ली तो जाएगा, तो वो सदन पे क्या करेगा, उसको 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। उसको 2/3 बहुमत से पारित करेगा, फिर अगले सदन में जाएगा। अगला सदन क्या है, उस पर जांच कराएगा। अपनी जांच कराने के उपरांत, जांच में राष्ट्रपति खुद को रिप्रेजेंट खुद से भी कर सकता है और किसी अपने व्यक्ति के माध्यम से करा सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। जब ये सारी चीज़ें होंगी, वो द्वितीय सदन ने भी ये पारित कर दिया, किसी भी सदन में ये चीज़ शुरू हो सकती है। 2/3 बहुमत से यहाँ पे भी पारित हो गया, तो क्या होगा, वहाँ से राष्ट्रपति पर उस दिन से अपने पद पर नहीं रहता है। शक्तियाँ देख लेते हैं राष्ट्रपति की क्या होती हैं। अनुच्छेद 74(1), राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान पीएम होगा तथा राष्ट्रपति ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। पहले तो ये लिख दिया गया था इंदिरा गांधी ने कि राष्ट्रपति ऐसी ही सलाह के अनुसार कार्य करेगा, वो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। लेकिन बाद में जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1978, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, एक बार पुनर्विचार हेतु भेजेगा, लेकिन अगर वो फिर से उसी चीज़ पे पारित करके, संसद ने फिर से सेम चीज़ पारित करके भेज दी, फिर राष्ट्रपति उस पर सहमति देने हेतु बाध्य होगा। अगला आ जाते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जिसकी बात हो रही। कुछ विशेष मामलों में मंत्रिपरिषद द्वारा प्राप्त सलाह को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है राष्ट्रपति। कार्यकारी शक्तियां देख लेते हैं क्या है। नियुक्तियां करता है राष्ट्रपति, बहुत सारी जितनी भी नियुक्तियां होती है राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। पीएम की, मंत्रियों की, महान्यायवादी, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्न आयुक्त, यूपीएससी अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष। वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग, इसके वित्त आयोग के सदस्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल के सामने शपथ लेता है बस। लेकिन नियुक्ति किसके नाम से होती है, राष्ट्रपति के नाम। राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, इनकी नियुक्ति
SC ST OBC और अल्पसंख्यक ये जो आयोग हैं उनकी नियुक्ति, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, इनके अध्यक्षों की भी नियुक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद, तो जितनी भी मैंने बोला टॉप क्लास की नियुक्तियां होती हैं कौन करता है? राष्ट्रपति। विधायी शक्तियां देख लेते हैं राष्ट्रपति की। संविधान का अंग होता है, संसद का भी अंग होता है। संसद का अंग में क्या होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तीन से मिलकर ही संसद बनती है। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अगर राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए तो वो कानून नहीं बनेगा। संसद का सत्र आहूत करना मतलब सत्र बुलाना, सत्रावसान, सत्र को खत्म करना, और लोकसभा का विघटन, यहाँ पे विघटन हो जाता है तो सांसदी ही खत्म हो जाती है। तो ये सारे काम कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यसभा में 12 सदस्य को नामांकित कर सकता है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत मिलती है। अध्यादेश एक प्रकार का कानून ही होता है जब आपकी लोकसभा या राज्यसभा का सदन ना चल रहा हो, सत्र ना चल रहा हो, सदन की बैठकें ना चल रही हो और कोई कानून इंपॉर्टेंट आ गया, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? एक अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश की वैल्यू वही होगी जो किसी कानून की होती, कानून पारित कराने की जरूरत नहीं होती। जब संसद सदन की बैठक हो तो पहली बैठक से 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को पारित कराना अनिवार्य है, नहीं तो अध्यादेश रद्द हो जाता है। ये नियम है, ठीक है। तो लेकिन ये सारे जो मैं बता रहा हूँ जितने भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, ये ध्यान रखना वो किससे? मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। अगर मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना वो एक भी काम नहीं कर पाता है राष्ट्रपति का। ये कोई भी चीज़, क्षमा है, जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की आगे आएगी, वो भी बताएंगे कि गृह मंत्रालय उसमें सिफारिश करता है, वही मानना पड़ता है राष्ट्रपति को। अपनी इनकी खुद की विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं, जबकि इनसे मजबूत राज्यपाल होता है। राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। आगे आते हैं, राष्ट्रपति कौन कौन सी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी कौन कौन सी रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाते हैं। वित्त आयोग की रिपोर्ट, UPSC की रिपोर्ट, हर सालाना रिपोर्ट जाती है राष्ट्रपति पर, संसद पर रखवाते हैं। SC ST OBC का राष्ट्रीय आयोग जो है आपका, उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो। CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी रिपोर्ट रखवाते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कैग, इन सब की रिपोर्ट, और भी जितने मानवाधिकार आयोग, इन सब की रिपोर्ट राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाते हैं। कुछ ऐसे कानून जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। ये बुक रक्स दे रहे हैं ना, कितनी बुकों से पढ़ लेना। एक बुक में 2-4 रहेंगे, दूसरे में 2-4 रहेंगे, ऐसे करके, और प्लस एक जगह तो रहेंगे नहीं। जब ये बात होगी इनकी तो ये आ जाएगा वो। एक जगह ये चीज़ें इतनी समराइज होकर मिल रही, इतने शॉर्ट में बना दे रहे हैं। आपकी लक्ष्मीकांत जो आप 700-750 पेज की पढ़ते हो ना, इतना कर लेने के बाद आप देखोगे लक्ष्मीकांत में से कुछ ऐसा नहीं रहा एक्स्ट्रा जो यहाँ ना हो, प्लस 1-2 बुकों की चीज़ें और आ गई। अनुच्छेद 3 जो मैं पहले बता चुका कि अगर नए राज्य की रचना करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 117 एक धन विधेयक के बारे में है ये। अगर धन विधेयक आपको संसद में लाना है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी है, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता है जब धन विधेयक पारित होगा। वो कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा वो कौन ये बताएगा? वो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर ये डिसाइड कर देता है कि ये विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं। जैसे आधार कार्ड वाला बिल था, आधार कार्ड को धन विधेयक बना दिया था इन्होंने, फिर उसमें धन विधेयक होता है तो राज्यसभा की शक्ति बहुत सीमित हो जाती है। राज्यसभा कुछ कर ही नहीं सकती, केवल 14 दिन तक निलंबित रख सकती है। अगर धन विधेयक है आपका तो लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा को उसको पारित करना ही करना है। अगर 14 दिन तक पारित नहीं किया तो ये मान लिया जाता है ये पारित है, ठीक है। अनुच्छेद 274 कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन करने वाले जो विधेयक होते हैं वहाँ पर भी पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 304 व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता अगर प्रभावित करने वाले विधेयक हों तो वहाँ पर भी पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। आपातकालीन शक्तियाँ देख लो राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इनके आधार पर लगता है। अनुच्छेद 356 ये क्या है? राष्ट्रपति शासन, राज्यों में जो लग जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 365 क्या है आपका? ये है आपका अगर जो निर्देश दिए हैं राज्यों को, केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए और उनका पालन करने में राज्य क्या है विफल रहे तो राष्ट्रपति शासन इससे भी लग जाता है।
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल होता है, ये भारत में अभी तक नहीं लगा है। आगे आएंगे सारी चीज़ें कि कौन सा आपातकाल कितने महीने के अंदर पारित कराना है, किसकी अनुमति चाहिए, कितने दिन तक चलता है, वो सारी डिटेल में बताएंगे। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से लोकहित के मुद्दे पर सलाह या परामर्श प्राप्त कर सकेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। अगर वो ना चाहे तो नहीं देगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो परामर्श दिया तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 143 का जिक्र बहुत पहले भी कर चुका हूँ मैं एक बार, यहाँ पर फिर है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से लोकहित के मुद्दे पर सलाह प्राप्त कर सकेगा। अनुच्छेद 72 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति में क्या है, क्षमा, यहाँ पे क्षमा कर देते हैं। क्षमा में क्या होता है, आपका दंड तो जाते ही जाता है, प्लस दोष भी चला जाता है, वो व्यक्ति दोषी नहीं ठहराता। अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी किया है और उसको क्षमा कर दिया राष्ट्रपति ने, जैसे हत्या का दोषी है कोई व्यक्ति, हत्या का दोषी है और राष्ट्रपति ने उसको क्षमा कर दिया, तो उसकी ये नहीं माना जाएगा फिर कि ये दोषी हत्या का, वो दंड भी क्षमा हो गया, उसका दोष भी क्षमा हो जाता है। दूसरा होता है लघुकरण, सजा को लघुकरण राष्ट्रपति कर सकता है। जैसे मृत्यु दंड की सजा मिली, इसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, मतलब सजा का स्वरूप ही बदल देते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। फिर प्रतिलंबन या प्रविलंबन, प्रविलंबन में क्या होता है, अस्थायी रोक लगा देते हैं, कुछ समय के लिए एक रोक लगा देते हैं सजा पर। विराम में विशेष परिस्थितियों में रोक लग जाती है, जैसे प्रेगनेंसी वगैरह है, कोई महिला वो कहती है, तो इस प्रकार से विराम भी। परिहार में क्या होता है कि किसी सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा को कम कर दें, जैसे 10 साल की सजा मिली उसको 8 साल की। सश्रम कारावास यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी सश्रम रहेगा, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन कहाँ होता है, लघुकरण में। लघुकरण में यहाँ पे सश्रम है तो लघुकरण में साधारण कारावास मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की चीज़ें होती हैं जो क्षमादान की शक्ति में आती हैं राष्ट्रपति की। मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो राष्ट्रपति इसको भी क्षमा कर सकते हैं, और कोर्ट मार्शल, ये राज्यपाल से थोड़ी इनकी बड़ी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन राज्यपाल को देखो क्षमा करना अलग चीज़ है, राष्ट्रपति इनको क्षमा कर सकता है, राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है। कोर्ट मार्शल में तो राज्यपाल का कोई वो ही नहीं है हक। लेकिन मृत्युदंड की बात कर रहे हैं, मृत्युदंड में क्या होता है, राज्यपाल क्षमा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको लघुकरण कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, ये सब राज्यपाल की शक्ति होती है मृत्युदंड की मामले। अब आते हैं, ये बहुत ही क्रक्स वाली चीज़ें बता रहे हैं, यूपीएससी में यही अंदर के क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ लोगों को क्लियर नहीं किया वो कौन है वो पूछ लेते हैं। वीटो पावर देख लेते हैं, राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर्स होती हैं, क्या क्या होती हैं। एक होता है अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास राष्ट्रपति सुरक्षित रख लेता है, जैसे गैर सरकारी सदस्यों के मामले में नई मंत्रिपरिषद द्वारा मना करने पर। 2 मामले ऐसे होते हैं। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, जो भी सांसद हो वो अगर मंत्री नहीं है, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, अगर करंट की बात करो तो जैसे बीजेपी सत्ता में, अब बीजेपी का ही सांसद हो लेकिन अगर वो मंत्री नहीं है तो वो कोई विधेयक लाएगा तो वो कहलाएगा गैर सरकारी। ऐसे गैर सरकारी विधेयक होते हैं तो राष्ट्रपति क्या है, इनको अपने पास सुरक्षित रख सकता है। मंत्रिमंडल हल्की सी वो कर देता है अंदरूनी इशारा तो सुरक्षित रख लेता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर कोई लोकसभा है उसने पारित कर दिया, फिर राज्यसभा से भी पारित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए थे और नई लोकसभा चुन के आ गई, तो नई लोकसभा जो चुन के आई है उसकी जो मंत्रिपरिषद होगी उसने इशारा किया कि नहीं, अब पार्टी बदल गई कि इसको आप मंजूरी मत दो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एब्सोल्यूट वीटो का यूज करेगा, अपने पास उसको रख लेगा। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पेप्सू नामक विधेयक था जो पत्रकारों वगैरह से रिलेटेड था, उनकी स्वतंत्रता को थोड़ा बहुत कम हो रही थी तो इन्होंने अपने पास रख लिया था। अगला होता है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। ये वही है 74(1) वाला। जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो वो क्या कहलाता है, निलंबनकारी वीटो। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को ना पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है राष्ट्रपति। और जो संविधान संशोधन है उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है, उस पर तो साइन करना ही करना है, उस पर ना लौटा सकता है ना मना कर सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने लाभ का पद नामक एक विधेयक था। क्या था लाभ का पद, जया बच्चन थी आपकी, यूपी में किसी कला वाली एकेडमी थी फिल्म वाली, उसकी हेड थी, साथ में सांसद थी। ये यहाँ से वेतन नहीं ले रही थी, लेकिन पद का जो पावर होता है वो तो इनके पास रहती है।
तो इसमें ये अयोग्य हो गई थी राज्यसभा सांसद। तो एक विधेयक लेके आई कांग्रेस सरकार, उन्होंने बोला कि कुछ जो पद हैं उनको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, जैसे मंत्री हो गए, पीएम हो गया, राज्यपाल हो गए, इन सब पदों को उन्होंने ऐसे करके डिफाइन किए थे 50 से ज़्यादा पद। तो अगर इन पर कोई व्यक्ति है और कोई दूसरा पद भी ले रहा है तो ले सकता है, उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो इसको अब्दुल कलाम ने एक बार पुनर्विचार हेतु भेजा था। अगला है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है, ना तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा, ना अस्वीकार करेगा और ना ही लौटाएगा, क्योंकि इसमें जो संविधान में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने हेतु कोई समय सीमा की बात नहीं की गई कि कितने समय के अंदर। तो कोई विधेयक आया, उसने मना ही नहीं किया, ना स्वीकार किया, ना उसको मंजूरी दी, अपने पास पड़ा हुआ है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि साइन करके भेजो, नहीं भेज रहा तो उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि समय सीमा का जिक्र नहीं है। तो ये हो गया पॉकेट वीटो, तो लंबे समय तक पड़ा रहता है। अगला आ जाते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश में बता चुका हूँ क्या होता है। सत्रावसान की अवधि, जब सत्र ना चल रहा हो, जब कोई भी सदन सत्र में ना हो, उस अवधि में आप क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। विषय जिस पर संसद कानून, विषय वही होंगे उसी विषय पे जिस पे संसद को कानून बनाने का अधिकार है, राज्यों के विषय पे नहीं कर सकते। संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर, फिर जब संसद की बैठक शुरू होगी तो उसके 6 सप्ताह के भीतर क्या है, अध्यादेश को पारित करना अनिवार्य है, अन्यथा स्वतः समाप्त हो जाएगा। और देख लेते हैं अनुच्छेद 240 के अनुसार राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, इनके क्या है, इनका प्रशासन डायरेक्ट राष्ट्रपति देखते हैं। ये भी राष्ट्रपति देखते हैं। गृह मंत्रालय में इसके लिए एक डेस्क होती है, पहले जम्मू कश्मीर था उसका भी, तो गृह मंत्रालय में एक स्पेशल डेस्क होती है, वो देखते हैं राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन नाम है तो ये देखना पड़ेगा। तो 240 के अनुसार इन क्षेत्रों का डायरेक्ट प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में होता है। वहाँ पे जो सरकारें रहें चाहे ना रहें, कुछ भी रहे, लेकिन राष्ट्रपति प्रशासन देखते हैं। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने हेतु राष्ट्रपति बाध्य है, ये लिख दिया था इंदिरा जी ने। अनुच्छेद 361 क्या है, उन्मुक्तियां की, राष्ट्रपति पे कोई भी केस नहीं चलेगा, न दीवानी और ना ही क्रिमिनल फौजदारी। अगर मर्डर भी कर दिया राष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए तो कोई केस नहीं चलेगा, ना कोई गिरफ्तारी हो। आगे आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल राष्ट्रपति जैसी चीज़ें जो अंतर है वो देख लेते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। इनकी अर्हताएँ कितनी हैं कि 35 वर्ष के हों, भारत के नागरिक हों, सेम चीज़ है। राज्यसभा, वो बोले थे राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताएँ हों इनके पास, और इनके पास क्या है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु ये योग हों। उनके लिए 50-50 थे, इनके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। निर्वाचक मंडल में क्या है, दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य। वहाँ केवल निर्वाचित सदस्य थे, वो भी दोनों सदन, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा। वहाँ पर 3 थे राष्ट्रपति में, ठीक है, लेकिन सारे निर्वाचित थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो उपराष्ट्रपति के लिए। हटाने के लिए क्या करेंगे, 14 दिन की अग्रिम सूचना देनी होगी। सेम राष्ट्रपति को भी महाभियोग चलाना है तो 14 दिन की अग्रिम सूचना राष्ट्रपति को भी देनी होगी, इनको भी देनी होगी। और प्रस्ताव राज्यसभा में, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा का प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत क्या होता है, राज्यसभा की संख्या है 245, तो 245/2 + 1 ये होगा प्रभावी बहुमत की जो टोटल संख्या है उसकी आधी और एक ज़्यादा। इस बहुमत से ही आप क्या है, राज्यसभा ये पारित कर दे। लोकसभा की केवल सामान्य सहमति चाहिए होती है कि जितने भी प्रेजेंट रहें उनमें से उन्होंने, जैसे प्रेजेंट 50 लोग हैं तो 26 लोगों ने अगर वोट दे दिए तो ये सहमति मान ली जाती है। तो राज्यसभा की सामान्य प्रभावी बहुमत होता है, क्योंकि राज्यसभा का ही ये हेड होता है, उपसभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, पदेन सभापति। और ये कहाँ से लिया गया है आपका, अमेरिकी संविधान से, यूएसए से, क्योंकि वहाँ का भी उपराष्ट्रपति जो होता है सीनेट का पदेन सभापति होता है, ठीक। तो राज्यसभा का प्रभावी बहुमत चाहिए और लोकसभा की चाहिए सहमति। इसके बाद उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। कार्य क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, वेतन भी वही मिलती है। जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वेतन और भत्ते उस प्रकार से मिलेंगे। अगला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 क्या बोलता है, 74(1) तो बता दिया मैंने कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति काम करेगा। मंत्रिपरिषद कहाँ से आएगी, तो वो यहाँ पे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी 75 में।
और वास्तविक प्रमुख यही रहेगा। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, इसी में अनुच्छेद में आगे लिखा हुआ है। ठीक है। पदेन अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है वो किस किस चीज़ का पदेन अध्यक्ष होता है वो देख लो। नीति आयोग का, राष्ट्रीय एकता परिषद सबसे बड़ी यही होती है, इसमें कम से कम 300-400 से भी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, इसका हेड भी कौन होता है? पीएम। विभाग जो सामान्यतः पीएम के पास रहते हैं, कुछ विभाग हैं तो नेचुरल नियम है कि वो पीएम के पास ही रहते हैं, जैसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति वाला विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, एपीएम, पीएम हो चाहे सीएम अपने पास ही रखते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, ये 2 विभाग भी पीएम के पास ही रहते हैं। पीएम निचले सदन अर्थात लोकसभा का नेता होता है, नियुक्तियों हेतु राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो लोकसभा का सदन, नेता सदन बोला जाता है पीएम को, लोकसभा का। कई बार देखो मनमोहन सिंह क्या है, राज्यसभा से चुन के है, लेकिन नेता सदन वो लोकसभा के ही कहलाए। और अन्य नियुक्तियों हेतु राष्ट्रपति को ये क्या सलाह देते हैं। आगे आते हैं। एक 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसमें इन्होंने, राजीव गांधी ने ये किया था कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। सेम राज्यों में है कि राज्यों की मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, और दिल्ली में ही 10% है। दिल्ली में कितनी? 10% से अधिक नहीं होगी। 70 सीटें, इसलिए दिल्ली में 7 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते हो। ठीक है। आगे आते हैं, मंत्रिमंडलीय समितियां देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल पर अतिरिक्त कार्य के बोझ को कम करने के लिए एन गोपालास्वामी अयंगार 1949 की एक रिपोर्ट बनी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ मंत्रिमंडलीय समितियां गठित करने का प्लान आया था, वो आगे उसको लागू किया। तो पहली कमेटी आपकी राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये सबसे मजबूत यही कमेटी होती है। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। सदस्य कौन होते हैं? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। कार्य क्या होता है? आंतरिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर महत्वपूर्ण निर्णय। सुपर कैबिनेट भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि ये 4-5 लोग मिलकर ही सारे कैबिनेट के नाम पर निर्णय लेते रहते हैं। किसी की कोई हिम्मत ही नहीं होती है कि ये बोले कि पूरे कैबिनेट की मीटिंग बुलाओ। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, जो आपका वन दरोगा में प्रश्न आया था कि जो एमएसपी उसको मंजूरी, सिफारिश कौन करता है? तो सिफारिश तो करती सीएसीपी, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग करती थी, और ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये मंजूरी देती है। तो आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति जो अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। सदस्य इसके कौन होते हैं? वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। आर्थिक नीतियों संबंधी सारे निर्णय यहाँ पे लिए जाते हैं। आगे आते हैं, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति, ये नियुक्तियों से रिलेटेड है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। इसमें कौन होते हैं? गृह मंत्री, वित्त मंत्री और संबंधित मंत्री। तो पीएम देखो सबका हेड है, केवल एक को, संसदीय मामलों की जो कमेटी होती है उसका गृह मंत्री हेड होता है, अधिकतर सबका पीएम हेड होगा। ठीक है। संसदीय कार्य समिति ये है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री। सदस्य कौन होंगे? सूचना तथा प्रसारण मंत्री, श्रम मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विधि मंत्री। विधेयक को आसानी से पारित कराना, विधेयक को लाना और सदन का कार्यकाल सुचारू रूप से चलता रहे, ये सारे काम आपके किसके होते हैं? संसदीय कार्य समिति के। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, संघ कार्यपाल का आपकी खत्म हो गया। आगे आएगी राज्य कार्यपाल का। अब चूंकि संघ समझ गए, राज्य में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा राज्यपाल और उससे संबंधित कुछ समितियाँ वो इम्पोर्टेंट होंगी, वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा? पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारे जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया? एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है
और दूसरा टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150, तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज MCQ से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और PDF मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी PDF मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज MCQ रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है, UP PCS से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है। बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो BPO का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।